हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जहां पर हम पिछले एक वीक यानी कि 13 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं विद रिगार्ड्स टू इकॉनमी, वो हम सेशन में डिस्कस कर लेंगे। वैसे देखो, जो सारे मुद्दे होते हैं हम प्रीलिम बूस्टर में ही डिस्कशन कर लेते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें जिनका कहीं ना कहीं स्टैटिक के साथ थोड़ा ज़्यादा लिंकेज होता है, उनका हम इकॉनमी न्यूज़ वीकली में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर आप मिल जाएगी। यहाँ पर पीडीएफ के अलावा और भी इंपॉर्टेंट जो कंटेंट होता है वो सारी चीज़ें भी मैं यहीं पर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमें जो पहला मुद्दा आज डिस्कस करना है ना, वो है आपका MIT के बारे में। MIT स्टैंड्स फॉर मिडल इनकम ट्रैप। थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मिडल इनकम ट्रैप कहते किसको हैं। देखो, आप लोगों ने ना कई बार ये वर्ड सुने होंगे। आपने सुना होगा एक कंट्री होती है जो होती है लो इनकम कंट्रीज, राइट। कई बार आप लोगों ने सुना होगा किसी कंट्री की इनकम मिडिल इनकम कंट्री है, राइट। एंड कई बार आपने सुना होगा किसी कंट्री की इनकम हाई इनकम इकोनॉमी है। ये टर्म्स आपने सुनी होंगी। कभी आप लोगों ने ये सोचा कि कैसे हम किसी कंट्री को लो इनकम, मिडिल इनकम या हाई इनकम बोलते हैं? द आंसर इज सिंपल। ये कंट्रीज को डिटर्मिन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, राइट। मैंने आप लोगों को कई बार GDP, GNP, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, और भी NNDP, NMP, इन सब के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है। तो होता क्या है ना, जब मैं साथ में वर्ड यूज कर देता हूँ पर कैपिटा, इसका मतलब होता है पर पर्सन, ठीक है। तो अच्छे से हमें पता करने के लिए कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, हम इस्तेमाल करते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा का। ओके, अगर मान लो किसी कंट्री की जो इनकम होती है वो आज के समय के हिसाब से अगर वो $1136 से कम आती है, लेस देन 1136 डॉलर, क्या GNI पर कैपिटा, तब हम उसको बोल देंगे लो इनकम कंट्रीज। अब दोस्तों, हो सकता है अगर आप गूगल करो या कोई और जगह पे देखो तो शायद आपको ये नंबर थोड़ा अलग हो। एक्चुअल में जहां पर भी आप नोटिस कर रहे होंगे ना, वो नंबर शायद अभी तक अपडेट नहीं हुआ होगा, ठीक है। बहुत ही रिसेंटली यहाँ पे चेंजेस आए हैं, तो लेटेस्ट जो नंबर है ना वो है $1136। इससे कम है अगर GNI पर कैपिटा, तो उस केस में हम उस कंट्री को बोल देंगे लो इनकम कंट्री। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लो कोई कंट्री की जो इनकम है पर कैपिटा इनकम वो $13,845 से ज़्यादा है, उसको हम बोल देंगे हाई इनकम इकोनॉमी। एंड अगर ये इनके बीच में है, यानी कि 1100 से लेकर, राइट, 13,845 के बीच में, अगर इसके बीच में ये रेंज आती है ना, तो उसको हम बोल देंगे मिडिल इनकम इकोनॉमी। बात समझ आई? अब मिडिल इनकम में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, एक होता है लोअर मिडिल इनकम, एक होता है हायर मिडिल इनकम। ये क्लासिफिकेशन यहाँ पर भी देखने को मिलती है। बट आई होप आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि कौन सी इकोनॉमी को हम लो बोलते हैं, मिडिल बोलते हैं, या हायर इनकम इकोनॉमी बोलते हैं। चलो ठीक है। चलो एक बात आप लोग बताओ, क्या लगता है इंडिया कहाँ पर आता होगा? क्या हम लो इनकम कंट्री हैं, क्या हम मिडिल इनकम कंट्री हैं, या हम हाई इनकम इकोनॉमी है? देखो, इतना तो आप सभी को पता होगा कि यार हाई इनकम तो सर अभी नहीं है। हमारी कोशिश ज़रूर है कि हम 2047 तक, जब हम आज़ादी के 100 साल मना रहे होंगे, उस समय तक हम हाई इनकम इकोनॉमी बन जाएं। हमारी ये कोशिश डेफिनेटली है, पर अभी तो नहीं है। और अभी इतनी हालत भी ख़राब नहीं है कि हम लो इनकम इकोनॉमी हो। तो डेफिनेटली आप लोगों ने, आई एम श्योर आप लोगों ने जो गेस किया होगा वो यही किया होगा कि हम हैं अभी मिडिल इनकम इकोनॉमी, राइट। और अगर आपको एक्चुअल में नोटिस करना है कि इंडिया की GNI पर कैपिटा है, तो वो 2500 के आसपास है, 2540 टू बी वेरी एग्जैक्ट। ये है इतने डॉलर्स पर कैपिटा हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम। तो इसीलिए हम क्या है, हम अभी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आते हैं, ठीक है। ये सेकंड वाली कैटेगरी के अंदर, इसके अंदर हम आ जाएंगे। चलो ठीक है। अब ये बात तो चलो, अपर मिडल लोअर सब चीजें हमने पढ़ ली। अब बात आती है मिडिल इनकम ट्रैप की। अब आप पूछेंगे ट्रैप क्या होता है? ट्रैप होता है ना, कई बार आपको फंसा दिया जाता है या आप किसी जगह के अंदर फंस जाते हो एंड वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी को बोलते हैं ट्रैप। जैसे कई बार जाल में कोई फंस जाता है, तो वहां से कैसे बाहर निकले, वो एक ट्रैप की तरह होता है। तो यही सामने इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, मिडिल इनकम ट्रैप। तो क्या मीनिंग हुआ? देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब ना एक देश होता है लो इनकम इकोनॉमी, यानी कि उनकी इनकम बहुत ही कम है पर कैपिटा के हिसाब से, तब ना ये कंट्री काफी तेजी से ग्रो करती है। आप पूछोगे क्यों तेजी से क्यों ग्रो कर रही है? देखो, यहाँ पर जो इस कंट्री के अंदर लोग जो काम कर रहे होंगे, राइट, उनकी वेजेस क्या होंगी? आप बोलोगे सर उनके जो वेजेस होंगी काफी कम होंगी, है ना। लो इनकम कंट्री है तो लोग वहां पे बहुत ही सस्ती वेजेस होंगी। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, इस केस में अंदर जो आपकी डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, आपका USA, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज,
वो बहुत सारा काम इन कंट्रीज में आके करवाती हैं। जैसे बहुत सारी फैक्ट्रीज अपने यहाँ पे खोलेंगी लो इनकम कंट्रीज के अंदर। क्यों खोलेंगी? क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे वेजेस कम है, तो यहाँ पे अगर आके खोलेंगी तो सस्ते में उनका प्रोडक्ट बन जाएगा लो इनकम कंट्रीज के अंदर। एंड इस वजह से बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट भी होता है ना, वो डेवलप्ड कंट्री से आता है लो इनकम कंट्रीज की तरफ। उस वजह से पता क्या होता है, लो इनकम की जो ग्रोथ होती है, लो इनकम कंट्रीज की जो ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है, काफ़ी तेज़ी से उनकी जीडीपी एक्सपेंशन होती है। इस वजह से क्या होता है ना, ये लो से फटाफट आ जाते हैं मिडल इनकम वाली कैटेगरी के अंदर। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रियां लग रही हैं, बाहर की कंट्रीज आ रही हैं यहाँ पे, वहाँ की कंपनियां आ रही हैं, बहुत सारा प्रोडक्शन यहाँ पे कर रही हैं, वेजेस काफ़ी ज़्यादा कम थी तो उनको फ़ायदा मिल रहा है कंपनीज को, उससे लोगों को रोज़गार मिलता है, उनकी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही होती है। तो इस तरह से वो मिडिल इनकम में आ जाती हैं। पर जो ये सब फ़ायदा मिल रहा था ना इस कंट्री को, वो अचानक से फ़ायदा मिलना बंद हो जाता है। आप पूछेंगे क्यों बंद हो गया ये फ़ायदा मिलना? इसका कारण है, देखो क्यों आ रही थी कंट्रीज यहाँ पे, कंट्रीज अलग अलग यहाँ पे इसलिए आ रही थी क्योंकि पता था कि यहाँ पे वेजेस कम है। पर जब वो मिडिल इनकम वाली कैटेगरी में आ गई, तो आप नोटिस करोगे कि लोगों की जो वेजेस हैं वो भी यहाँ पे बढ़ जाती हैं। तो कई बार डेवलप्ड कंट्रीज को लगता है यार यहाँ जाने का उतना फ़ायदा तो नहीं है, कोई और दूसरी कंट्री में चलते हैं जहाँ पर वेजेस कम है। प्लस कई बार उतनी ज़्यादा लोकल इकोनॉमी के अंदर डिमांड भी शायद नहीं रहती जितनी पहले थी, लोगों के पास थोड़े बहुत प्रोडक्ट आ जाते हैं तो डिमांड कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इसके अलावा इनके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी भी नहीं होती, क्योंकि टेक्नोलॉजी सारी की सारी किसके पास है, वो डेवलप्ड कंट्रीज के पास है। प्लस आप नोटिस करो इनके पास प्रॉपर स्किल्ड लेबर भी नहीं होता, या फिर उतने अच्छे एजुकेशन हेल्थ पैरामीटर्स भी नहीं होते, तो लोग भी अपने आप को उस लेवल तक नहीं लेके जा पाते जहां पर एक अच्छी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो पाए। तो हुआ पता क्या, ये जो कंट्रीज थी ना, ये इस जाल में फंस के रह गई। ये जल्दी से जल्दी लो से मिडल में तो आ गई, पर भाई मिडल से डेवलप्ड बनने के अंदर या मिडल से हाई इनकम इकोनॉमी के अंदर आने के अंदर उनको बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ मिडल इनकम ट्रैप, यानी कि वो मिडल इनकम में फंस के रह चुकी हैं। इंडिया की भी जैसे अगर हम बात करें ना, इंडिया अभी $2500 पे है, पर 2500 से 13,000 पहुंचने में ये तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और नॉट? अगर मैं आपको थोड़ा और डेटा आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी ना, तो आप नोटिस करोगे कि 1990 के बाद से अगर हम नोटिस करोगे, सिर्फ 34 ऐसी मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जो अपने आप को ट्रांजिशन कर पाई हैं हाई इनकम इकोनॉमीज के अंदर। तो नंबर ये क्लियरली दिखाता है कि बहुत सारी कंट्रीज आपकी मिडिल इनकम ट्रैप में फंस के रह जाती हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि सर चलो ठीक है, हम आपकी बात समझ गए कि एक तो प्रॉपर ढंग का मतलब अच्छा पॉपुलेशन नहीं थी, मतलब उतनी हेल्थ एजुकेशन और अच्छे स्किल वाली पॉपुलेशन नहीं थी, प्लस एट द सेम टाइम कुछ खास इनोवेशन नहीं हुआ, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इस वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है, कहीं ना कहीं जो कंट्रीज होती हैं वो अपने आप को मिडिल इनकम ट्रैप में फेस होती हुई देखने को मिल जाएगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या इंडिया भी इसी मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा हुआ है? देखो इसका अभी ना कहना थोड़ा मुश्किल है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इंडिया से बाहर निकल जाएगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। बट फिर भी कुछ ऐसे कंसर्न्स है जो इंडिया को काफ़ी एक तरह से क्वेश्चन मार्क उठाते हैं इंडिया के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, देखो इंडिया के पास इतनी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, बट उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तभी हो पाएगा जब हमारी इंडस्ट्रीज, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़िया रहेगा। पर आप कई सालों से देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर नहीं पा रहा, थोड़े इश्यूज हैं यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम काम कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, पर फिर भी अगर हम कंपैरिजन करें हाई इनकम इकोनॉमीज के सामने, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हमारा थोड़ा पीछे ही है। प्लस एट द सेम टाइम दुनिया भर में ना आज के समय देखो ट्रेड वॉर जो जैसे यूएस चाइना की चलती है, ऐसे बहुत सारी ट्रेड वॉर चल रही हैं, प्लस प्रोटेक्शनिज्म हमें दुनिया में देखने को मिलता है। उस वजह से लोग बाकी देशों से एक्सपोर्ट करने से थोड़ा सा कतराते हैं। एंड इंडिया को अगर ग्रो करना है तो भाई हमें एक्सपोर्ट अच्छा खासा करना पड़ेगा, तो ये भी एक कंसर्न हो गया। बाकी देखो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था, टेक्नोलॉजी हो गया, इनोवेशन हो गया, हमने इनमें बढ़ोतरी करी है, पर अभी भी और काम करना बचा हुआ है। बाकी इंडिया की वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स इज इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी आप जानते होंगे। इसकी वजह से क्या हो रहा है, अमीर और गरीब, यानी कि अमीर और गरीब का जो अंतर है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि इंडिया कहीं ना आपका मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकता है, राइट? तो क्या सर कोई तरीका है जिससे हम बाहर निकल पाएँ? हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअल में ना पिछले महीनों के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, WDR रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसने ना इंडिया के रिगार्डिंग कुछ बातें हाईलाइट करी, और बात किसकी हुई, यहाँ पर बात हुई 3I स्ट्रेटजी की। किसकी? 3I स्ट्रेटजी। इन तीनों आई का आप मीनिंग जान लो। एक आई का मीनिंग है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट,
दूसरा आई का मतलब है यहाँ पे इन्फ्यूजन, एंड तीसरे आई का मतलब है यहाँ पे आपका इनोवेशन, राइट। अब यहाँ पे इनका कहना ये है कि अगर इंडिया इन तीनों के ऊपर ध्यान दे, एक से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि पहले पे काम कर लिया दूसरे बाकी और तीसरे पे नहीं किया, नहीं, इंडिया को तीनों के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि इंश्योर किया जा पाए कि इंडिया एक अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी तो हो ही हो, एंड धीरे धीरे करके हम हायर मिडिल इकोनॉमी, मतलब सॉरी हायर इनकम इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन कर पाए। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग तो आप समझते ही होंगे, ठीक है ना, और इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ भी अच्छी खासी रही है, नो डाउट अबाउट इट, बट बाकी चीज़ों में थोड़ा सा कंसर्न है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ ना इन्फ्यूजन की, इन्फ्यूजन का मीनिंग होता है कि जब हम बाकी देशों से कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अपने यहाँ पे लेकर आते हैं एंड उनको अलग अलग एरियाज में अपने डोमेस्टिकली उसको डिफ्यूज करते हैं, दैट इज इन्फ्यूजन। यानी कि अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी तो कहीं ना कहीं उससे बढ़िया होगा, इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस थोड़ा और एक्सीलरेट करेंगे, वो हमें यहाँ पे मदद करेगा। कुछ ऐसी पॉलिसीज लानी होंगी जिससे कहीं ना कहीं और अच्छे से इन्वेस्टमेंट आए। एंड तीसरी चीज़ यहाँ पे बात करी गई है इनोवेशन की। जब तक देखो इनोवेशन नहीं होगा ना, तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारी इकोनॉमी में, मतलब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, नए नए प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, तो दिक्कत रहेगी। यूएस हो गया, बाकी और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इसी वजह से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाई हैं, क्योंकि उन्होंने इनोवेशन के ऊपर बहुत अच्छा खासा ध्यान दिया है। नए नए समय के ऊपर पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, मतलब ये सब चीज़ें चलती रही हैं, एंड दैट हैज़ बीन वन ऑफ द रीजंस कि हमारा जो यूएसए है वो इतना डेवलप्ड आज के समय हमें देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली कुछ कंसर्न्स हैं मिडिल इनकम ट्रैप को लेके, पर अगर प्रॉपर स्टेप्स लिए जाएं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम इस मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर भी आ सकते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में, दैट इज आईपीओ। देखो अभी Hyundai मोटर इंडिया ने इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ यहाँ पे लॉन्च किया है 27,000 करोड़ के आसपास का, राइट। तो थोड़ा सा हमें इन टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग पता होना चाहिए। देखो जब मैं बात करता हूँ ना मार्केट्स की, तो मार्केट को आप कहीं ना कहीं डिवाइड कर सकते हो, राइट। एक होती है आपकी प्राइमरी मार्केट, दूसरी हो जाती है हमारी सेकेंडरी मार्केट, राइट। प्राइमरी मार्केट दरअसल में ऐसी मार्केट को कहते हैं जहां पर आप डायरेक्टली कंपनी के साथ डील करते हो, एंड यहाँ पर ना आपके नए शेयर्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है, यहाँ पर जैसे Hyundai मोटर है, वो अभी तक क्या थी, अनलिस्टेड थी, ठीक है, लिस्ट नहीं थी यहाँ पे आपके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। पर अब यहाँ पे वो क्या होगी, अब वो मार्केट से पैसा उठाएगी। कैसे, अपने आप को कुछ हिस्सा अपना ऑफर फॉर, मतलब एक तरह से ऑफर टू पब्लिक करके, ठीक है, पब्लिक यहाँ पे कुछ हिस्सा इसका खरीद लेगी, तो अनलिस्टेड कंपनी अब बन जाएगी लिस्टेड, आपके फॉर आपके एक्सचेंज के ऊपर ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे पहली बार, क्योंकि पहली बार हुआ ना, इसलिए इसका वर्ड क्या है यहाँ पे यूज हुआ है इनिशियल, बिकॉज इट इज बीइंग इशूड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये होता है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर कंपनी ने मान लो यहाँ पे 5% अपना हिस्सा यहाँ पर डिसइन्वेस्ट कर दिया, मतलब रेदर शुड से, या फिर एक तरह से 5% हिस्सा अपना ऑफर कर दिया, अपना शेयर्स ऑफर कर दिए, ये पहली बार किया था, तो इसके इसका नाम होगा आईपीओ। बाद में हो सकता है कुछ समय बाद ये एक एफपीओ लेकर आए। एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, या केवल फर्दर पब्लिक ऑफर भी इसको बोलते हैं। मतलब इसको कुछ टाइम के बाद लगता है कि यार 5% तो ऑलरेडी दे दिया था, 10% हम चाहते हैं हिस्सा और पब्लिक को दिया जाए, तो उस केस में वो क्या लेके आएंगे, वो लेके आएंगे एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो ध्यान में रखना, चाहे आईपीओ हो चाहे एफपीओ हो, ये आपकी प्राइमरी मार्केट का ही पार्ट बनता है। वेयर एस जैसे मैं और आप हैं, हम कई बार ऐसा नहीं करते कि शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं किसी के, हमने आपस में बेच दिया उसको। जैसे रिलायंस का शेयर होता है, ठीक है, रिलायंस का शेयर मान लो है, अब रिलायंस का शेयर चल रहा है, मैंने खरीद लिया, कभी बेच लिया, कभी कुछ भी किया, यानी कि यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज हमें आपस में देखने को मिल जाती है। वो सब चीज़ें सेकेंडरी मार्केट के ऊपर होती है, यहाँ कंपनी का कोई लिंक नहीं है, बस एक बंदे ने जिसके पास शेयर था उसने किसी दूसरे को बेच दिया, राइट। तो ये फर्क पता होना चाहिए कि प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जो आपके नई आपकी सिक्योरिटीज होती है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल की जाती हैं, वेयर एज आपका जो सेकेंडरी मार्केट होता है उसमें एक्सचेंज होता है एक तरह से, राइट। बाकी पब्लिक इशू तो आप समझ ही गए होंगे, जब कहीं ना कहीं पब्लिक के थ्रू यहाँ पे पैसा रेस किया जाता है तो उसको पब्लिक इशू बोल देते हैं। लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी का फर्क मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी समझा दिया। उसी तरह से एक टर्म होती है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ना जो सिक्योरिटीज होती हैं वो पब्लिक को डायरेक्टली ऑफर नहीं करी जाती, बल्कि इंटरमीडियरीज जैसे आपके स्टॉक ब्रोकर हो गया, इशूइंग हाउसेज हो गया, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ऑफर दिया जाता है, दैट इज ऑफर फॉर सेल। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए ओएफएस के बारे में। बाकी देखो आईपीओ के अंदर कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, तो एक तो होते हैं आपके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, या आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो गया, म्यूचुअल फंड वाले हो गया, कमर्शियल बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड्स, वो आते हैं क्यूआईबी की कैटेगरी के अंदर, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर।
मेरे और आपके जैसे लोग आते हैं रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर, जो मैक्सिमम 2 लाख रुपया एक इशू के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से एक होते हैं HNI। HNI क्या होता है? हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। ये जो इंडिविजुअल होते हैं ये रिटेल इन्वेस्टर्स ही होते हैं, पर ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली मोर देन 2 lakhs। उनको हम बोलते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो ये ना फाइनेंशियल मार्केट्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। यूपीएससी आजकल फाइनेंशियल मार्केट्स की टर्मिनोलॉजीज के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछने लग गया है, तो इन टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए, राइट। दोस्तों आगे आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जैसे मैंने आप लोगों से पूछा था यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के बारे में, थोड़ा मैं बताता हूँ। आप लोगों ने जैसे यूपीआई सुना है ना, अब जिस तरह से यूपीआई ने अपनी पेमेंट इंडस्ट्री को पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, उसी तरह से हमारे सामने है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। यहाँ पर लैंडिंग को अपने आप में बहुत आसान हो जाएगा। आप पूछोगे वो कैसे? एक्चुअल में क्या होता है, कई बार ना एक बंदे को लोन चाहिए होता है एंड सामने बैंक भी लोन देना चाहता है, नो डाउट अबाउट इट, पर कई बार ये प्रोसेस अपने आप में बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। कई बार टर्म्स इतनी सारी हमें समझ नहीं आती, कई बार बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, डेटा चाहिए होता है कि भाई ये बंदे ने अगर पहले लोन लिया था उसने वापस किया या नहीं किया। तो हमने पता क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश है, जस्ट लाइक यूपीआई। यूपीआई पेमेंट के लिए था, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लैंडिंग के लिए होगा। इसके माध्यम से क्या होगा, हर चीज़ को हम इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि आपके पास बहुत सारे डेटा बेसिस होंगे जहाँ पर सारा डेटा इस बंदे का है, उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। उसके साथ ही साथ इसकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें पता लग गई, इसके क्या प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह क्या हैं वो भी हमें पता है। तो एक्चुअल में ना आज के समय जो इतना सारा टाइम लगता है फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, हमें देखना होता है कि बंदा पैसे ले रहा है तो वापस वापस करेगा नहीं करेगा, लोन अप्रूवल का प्रोसेस उस वजह से बहुत लंबा हो जाता है। ये यूएलआई सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं खत्म कर देगा या कम कर देगा रेदर शुड से, क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत सारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल डेटाबेस को हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं सीमलेसली। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब अगर स्टेटमेंट को पढ़ें तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके माध्यम से क्रेडिट असेसमेंट आसान हो पाएगा, ठीक है, फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत वो कम हो जाएगी एंड आपका लोन अप्रूवल प्रोसेस आसान हो जाएगा या स्पीड अप हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेसेस को इंटीग्रेट किया जाएगा, ये बात भी करेक्ट है। तो दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो सी और डी तो बिल्कुल गलत हो गया। बात करें दोस्तों ए और बी की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो स्टेटमेंट 2 है ना, वो बिल्कुल अच्छे तरह से स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन भी करती है। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड के बारे में। देखो दरअसल में न्यूज़ में पता क्यों था, क्योंकि हमारे जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांता दास जी, राइट, उनको दरअसल में ना ये अवार्ड मिला है। क्या अवार्ड मिला है? आपका जो सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड, यानी कि आपके जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, तो उसी को यहाँ पे ये रैंक देता है 1994 ऑनवर्ड्स। तो हमारे जो आरबीआई गवर्नर हैं उनको रिपोर्ट कार्ड में आया है, जैसा कि सभी बच्चों का होता है उसी तरह से यहाँ पे इनको ए का मतलब है यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, उनकी एक्सलेंट परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। तो कौन लेके आता है? यहाँ पर हमारे सामने एक मैगजीन है, ग्लोबल फाइनेंशियल मैगजीन या ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट कार्ड को निकालती है। आई होप ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। आज का आपका होमवर्क 2 एमसीक्यूज हैं। पहला क्वेश्चन है आपका विद रिगार्ड्स टू डार्क पैटर्न्स। इसको आप पढ़ोगे एंड मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में। तो इसका आंसर भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। दोस्तों बात करें मेंस वाले सेक्शन की, तो यहाँ पर एक सवाल है आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के रिगार्डिंग, तो इसको आप पढ़ के मुझे इसके भी कुछ पॉइंटर्स अपने आंसर्स के अपने कमेंट में बता सकते हो। एंड चलिए लास्ट वीक मैंने जैसे आपको होमवर्क दिया था इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन का हम अच्छा आंसर लिख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक डिस्कशन के लिए रहेगा वो होगा ग्रोथ के बारे में समझना कि आखिर ग्रोथ क्या होती है, राइट, आपका डेवलपमेंट क्या होता है। इन सब मुद्दों का हम मीनिंग समझेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या अंतर होता है इनको हम यहाँ पे समझेंगे। प्लस एट द सेम टाइम हम ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर अगर मैं बात करूं इंक्लूसिव ग्रोथ की तो उसका अर्थ क्या होता है। एंड प्लस एट द सेम टाइम जो यूपीएससी ने सवाल पूछे हुए हैं विद रिगार्ड्स टू जॉबलेस ग्रोथ उनको भी हम समझेंगे। पहले मैं अगर आपको एक बेसिक आइडिया दूं ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंतर का, तो यहां पर ना आप कुछ एक पॉइंटर्स नोटिस कीजिएगा। कई बार ना हम बात करते हैं कि देश की जीडीपी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, राइट, हम ऐसे नंबर्स की बात करते हैं कि पिछले 5 साल में हमने इतने परसेंट ग्रोथ करी, हमारी इनकम इतने परसेंट से इंक्रीज हो रही है। ये जब मैं
वर्ड्स यूज कर रहा हूं ना, यहां मैं डेटा की बात कर रहा हूं, यहां नंबर्स की बात कर रहा हूं कि 7% से बढ़ गया, 6% से बढ़ रहा है, 4% से बढ़ रहा है, 8% से बढ़ रहा है, राइट। तो ये एक ना क्वांटिटेटिव फैक्टर हो गया अपने आप में, राइट। आप मेजर कर पा रहे हो कि 7% से जीडीपी बढ़ रही है पिछले 5 साल के अंदर। तो ये वाली चीज को हम बोलते हैं ग्रोथ। आप ग्रो कर रहे हो, ठीक बात है। और मैंने एग्जांपल भी दी, जैसे आपका जीडीपी हो गया या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, ये सब चीजें। पर आप एक बात मुझे बताओ, जस्ट बिकॉज कि हमारे देश में जीडीपी अच्छे से ग्रो कर रही है, डज इट मीन कि देश के अंदर सब लोगों के पास अच्छा रोजगार है? डज इट मीन कि देश के अंदर सब लोगों के पास प्रॉपर खाना, रहने के लिए जगह, एंड प्लस एट द सेम टाइम जो हम बात करते हैं रोटी कपड़ा मकान की, क्या वो अवेलेबल है? क्या महिलाओं के पास पूरे अधिकार हैं या नहीं है? क्या लोगों की जिंदगी में खुशी है या नहीं है? क्या आप ये सारी चीजें जस्ट ग्रोथ के बेसिस पे कह सकते हो? आंसर इज नो, नहीं कह सकते। ग्रोथ होना अच्छी बात है, ठीक है, हम हमारी जीडीपी अच्छे से ग्रो कर रही है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रोथ का जो फायदा है वो यहां पर लोगों को मिल ही नहीं रहा। कुछ एक लोगों को फायदा मिल गया, बट कहीं ना कहीं एक्चुअल में लोगों की जिंदगी के अंदर क्या बदलाव आया या नहीं आया? क्या एक, जो बोलते हैं ना कि लाइफ के अंदर एक इंपैक्ट क्रिएट करना, क्या ये लाइफ के अंदर एक चेंज आना, क्या वो हुआ या नहीं हुआ? ये बात होती है डेवलपमेंट के अंदर। अगर हम बात करते हैं ना डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट अपने आप में एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बन जाता है। आपको अगर मैं एक छोटा सा ग्राफ बना के या एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं, तो आप ऐसा समझो कि लेट्स से ये है आपका एक सर्कल जो दिखाता है आपकी ग्रोथ को। अब जो आपका डेवलपमेंट वाला सर्कल होगा ना, वो इससे बड़ा होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हो सर? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ तो इंक्लूडेड है ही है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मान लो देश हमारा ग्रो ही नहीं कर रहा, अगर जीडीपी अच्छे से ग्रो ही नहीं कर रही, तो डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है अपने आप में। हम चाहते हैं कि हाँ ग्रोथ हो, पर उस ग्रोथ का बेनिफिट भी लोगों तक पहुंचे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहां पर ना आपका जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, अब ये चीज बताती है कि हाँ भाई क्या वहां के लोगों के पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ है, सारी चीजें यहां बताती है, और इनकम की बात भी करती है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस हो गया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया। इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं वो हमें यहाँ पे बताते हैं कि एक्चुअल में लोगों की लाइफ के ऊपर किसी चीज का क्या इंपैक्ट आया। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर मैं ग्रोथ की बात कर रहा था तो एक क्वांटिटेटिव इन नेचर था, अगर मैं बात करता हूं डेवलपमेंट की, तो यहां पर क्वांटिटेटिव फैक्टर्स तो आते ही आते हैं, उसके साथ ही साथ आपके क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी आ जाते हैं। ग्रोथ तो होती ही होती है, ग्रोथ के साथ साथ कुछ नई एडिशनल चीजें आ जाती हैं जो कि आपकी ग्रोथ को डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर देती हैं। तो ध्यान में रखना क्या है, ग्रोथ आपका एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है। जब मैं बात करता हूं डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हो सकता है, ग्रोथ प्लस चेंज, ये अपने आप में एक काफी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो फोकस शुड बी ऑन डेवलपमेंट विद ग्रोथ, है कि नहीं? सिर्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस रहेगा तो लोगों की जिंदगियां बेहतर नहीं हो पाएंगी। क्या ये बेसिक आइडिया क्लियर हुआ? ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन जैसे यूपीएससी ने पहले पूछा भी हुआ है, इंक्लूसिव ग्रोथ के सेलिएंट फीचर्स के बारे में, एंड क्या इंडिया में प्रोसेस हो रहा है, इसके आपको मेजर्स बताने हैं। देखो एक्चुअल में ना आपके सिलेबस के अंदर ही मेंशन्ड है, अगर आप मेंस का सिलेबस नोटिस करोगे वहां पे ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सारी चीजें मेंशन्ड है। अब देखो यार, जब मैंने बात कर दी ना किस चीज की, जब मैंने वर्ड यूज कर दिया क्या, इंक्लूसिव। क्या वर्ड यूज कर दिया? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या हो गया? इंक्लूसिव का मतलब हो गया कि यहां पर सब लोग इंक्लूडेड हैं। क्या मीनिंग क्या हुआ? कि ग्रोथ हो रही है पर उसका बेनिफिट सबको जा रहा है। यानी कि जो हम बात करते हैं ना, कई बार प्रधानमंत्री जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, दरअसल में इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब यही है। आप लोग ना जब भी इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन आए, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी की एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। आप इनके कीवर्ड्स उठा के यहाँ पे अपना आंसर बना सकते हो। यहां पर नोटिस करना, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या बताई गई है एज पर ओईसीडी, एक ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जिसके अंदर सभी सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हों, प्लस एट द सेम टाइम जो भी सुख समृद्धि आई, जो भी इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी हुई, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो डिविडेंड्स हैं, वो सारे शेयर्ड होते हैं सबके अंदर, फेयरली अक्रॉस सोसाइटी, बोथ इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स। क्या मीनिंग हुआ सर इस चीज का? इस चीज का मीनिंग यही है, इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर ना सबके लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो,
किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, कुछ भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ऑल सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन के लिए क्रिएट होती हैं। प्लस एट द सेम टाइम जो भी ग्रोथ हुई, जो भी बेनिफिट्स आए, वो बेनिफिट्स ना सब में बटेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कई बार हम बोलते हैं ना कि यार देश 8% की ग्रोथ रेट से आगे चल रहा है, पर क्या सभी भारतीय आगे चल रहे हैं? तो यहां पर बात कहता है कि अगर हम जो बेनिफिट इससे गेन करते हैं, वो बेनिफिट्स अच्छे तरह से फेयर मैनर के अंदर सबके अंदर डिवाइड किए जाएंगे, चाहे वो पैसा हो या पैसे के अलावा कोई भी चीजें हो, या मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स के अंदर। आई थिंक ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक डेफिनेशन दी गई है ओईसीडी के द्वारा। आप इसकी जो टर्मिनोलॉजी है ना, फेयरली अक्रॉस सोसाइटी हो गया, आपके क्रिएटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेगमेंट्स हो गया, आपके इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी के जो डिविडेंड्स हो गया, ये टर्मिनोलॉजीज है ना, इनको आप डेफिनेटली आंसर में लिखोगे तो वैल्यू एडिशन वाली चीज हमें झलकेगी ही। प्लस एट द सेम टाइम आप लोग जानते होंगे कि जब मैं बात करता हूं आपके 5 ईयर प्लान की, अब तो हम नहीं फॉलो करते, अब तो नीति आयोग है हमारे पास, पर जब हमारा आखिरी जो 5 ईयर प्लान था, बेसिकली जो 12th 5 ईयर प्लान आया था 2012 से लेकर 17 तक का इसका टाइम पीरियड था, राइट। तो उसका जो गोल था ना, वो दरअसल में यही था, फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर आप लोगों ने 5 ईयर प्लान पढ़े हुए हैं तो 11th 5 ईयर प्लान था फास्टर एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, पर 12th के अंदर हमने यहाँ पे ये वर्ड इंक्लूसिव ऐड कर दिया गया था, ताकि सबका साथ सबका विकास हो पाए। प्लस एट द सेम टाइम जो सस्टेनेबल ग्रोथ की हम बात करते हैं कि हम अपनी ग्रोथ करने के चक्कर में आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनको हम नेगेटिवली इंपैक्ट ना करें, ये हमारा फोकस था 12th 5 ईयर प्लान का। तो आई होप आप लोग ना एक अच्छी इंट्रोडक्शन तो बना ही पाओगे कि हाँ सर, इंक्लूसिव ग्रोथ का मीनिंग तो हम सबको क्लियर है, राइट। अब देखो यार, सवाल यही उठता है कि क्या क्या इसके फीचर्स क्या होते हैं, तो थोड़ा सा एक बार ना फीचर्स को हम समझ लेते हैं। ये आप ऐसा ही एक डायग्राम चाहो तो अपने आंसर में बना सकते हो, राइट। तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इनमें से कुछ एक पॉइंटर्स आप उठा सकते हो। देखो ये ना कुछ फीचर्स हैं आपके इंक्लूसिव ग्रोथ के, एंड या यहां पर भी मैंने सिमिलर एक चीज बनाई है, तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसे बना सकते हो। एक अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन होगा तो सामने वाला एग्जामिनर खुश हो जाएगा देख के कि आपका आंसर कैसे लिखा गया है। अदरवाइज ना कई बार आंसर्स अपने बहुत ही मोनोटोनस हो जाते हैं। अगर हम टेक्स्ट पे टेक्स्ट या पैराग्राफ बहुत ज्यादा लिखते हैं ना, तो सामने वाले को पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। पर इस तरह के कुछ रिप्रेजेंटेशन जो हो गया, पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन या फ्लो चार्ट्स वगैरह, वो एग्जामिनर का मतलब उनको अट्रैक्टिव लग सकते हैं। अब देखो यार, अगर आप लोगों ने ये समझ लिया ना कि फीचर्स क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ के, इसके माध्यम से ही आपको एक काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि क्या एक्चुअल में भारत में ये चीज हो रही है या नहीं हो रही। जैसे यूपीएससी ने सवाल पूछा ना, ये वाला, हैज इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग सच अ ग्रोथ प्रोसेस। अब इसको लिखने का तरीका भी आप लोग समझ लो। कुछ बच्चे बोलेंगे कि हाँ, इसका आंसर लिख देंगे कि यस, इंडिया हैज बीन एक्सपीरियंसिंग। कुछ बच्चे थोड़े क्रिटिकल होंगे, बोलेंगे कि नहीं, इंडिया में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। देखो आप में से दोनों लोग गलत हो। आपको ना इस आंसर का एक बहुत ही बैलेंस्ड आंसर लिखना होगा। आप बिल्कुल बताओगे कि हाँ यार, कुछ इश्यूज हैं हमारे यहाँ पे जहां पर हमें देखने को मिलता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही, बट ऑन द कॉन्ट्ररी काफी सारे एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर हमने कोशिश करी है इंक्लूसिव ग्रोथ लाने की। तो आपको दोनों साइड्स दिखानी पड़ेंगी। आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि हाँ जी, सब इंडिया में सब बढ़िया ही हो रहा है, या फिर आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि इंडिया में सब कुछ खराब ही हो रहा है। एक दोनों तरह की आपको जजमेंट बतानी होगी। कुछ ऐसे एरियाज जहां पे हमने अच्छा काम किया है, कुछ ऐसे एरियाज जहां पर हम अच्छा काम कर सकते हैं पर अभी उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे। तो दोनों साइड दिखाओगे एंड एक फ्यूचरिस्टिक पाथ दिखाओगे कि और आगे क्या किया जा सकता है। तो आई थिंक वो एक आपका बढ़िया आंसर निकल के आएगा। थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं, फीचर्स के ऊपर ही वापस आते हैं, इसी से ही ना आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देखो फीचर्स के अंदर ही एक आपका फीचर है रोजगार जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में। अगर ये चीज हो रही है, इसका मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ वहां पर है। ये पहला पॉइंट है। अब आप लोग मुझे सोचोगे, बताओ क्या आपको लगता है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सही है? अब ये भी बहुत ही डिबेटेबल मुद्दा है। कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर, कुछ लोग बोलेंगे नहीं। देखो अभी ना कुछ ही दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आया। इकोनॉमिक सर्वे ने ना जो नंबर दिया है, जो लेटेस्ट नंबर है अभी जो थोड़े दिन पहले आया है, वो नंबर इन्होंने दिया है 3.2%, कि भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, वो कम हुई है एज पर इकोनॉमिक सर्वे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हमने बेरोजगारी कम करने के अंदर अच्छा काम किया है। पर ऑन द अदर हैंड हमारे पास और बहुत सारा डेटा आता है। जैसे हमारे पास डेटा आता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का, सीएमआई का। ये नंबर दिखाता है कि बेरोजगारी आज भी 6% के आसपास है। बहुत सारे युवा हैं देश के अंदर जिनको रोजगार बिल्कुल नहीं मिल रहा, राइट। आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे देखने को मिलते हैं आजकल के समय के ऊपर कि एक छोटी सी जगह के ऊपर मान लो कुछ
100 लोगों की वैकेंसी है तो 1-1 लाख बच्चा आया हुआ है वहां पे उस एग्जाम को देने के लिए या फिर उस उस पर्टिकुलर वैकेंसी को फिल करने के लिए। ये दिखाता है कहीं ना कहीं हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर। मैंने आगे ना डेटा सबका लिखा हुआ है, तो डेटा को मत घबराना, डेटा मैंने पॉजिटिव का भी नेगेटिव का भी सबका आपको मिल जाएगा, पर पहले पॉइंट समझ लो। तो मेरे कहने का अर्थ बहुत सिंपल था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर यू विल डेफिनेटली हैव टू साइड्स। कुछ एक डेटा आपको ऐसा दिखा रहा है जो दिखा रहा है कि हाँ एम्प्लॉयमेंट हमने काम बेहतर किया है, कुछ एक डेटा बता रहा है कि अभी भी स्पेशली यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो बहुत हेवी लेवल के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, जैसे अगर आप देखना ही चाहते हो तो मैं डेटा दे भी देता हूं आप लोगों को कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है 3.2% कि इतनी बेरोजगारी दर है। पर अगर मैं बात करूं आपके, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं लेट से हाँ जी, अगर मैं बात करता हूं आपके जैसे फॉर एग्जांपल आप ये भी बता सकते हो कि 90% जॉब्स जो करंटली है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, महिलाओं को उतनी जॉब्स नहीं मिल रही, उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट काफी कम है। तो ये सब एग्जांपल्स आप ना डेटा के साथ कोट कर सकते हो जो क्लियरली ये शो कर देंगे कि आपका नंबर्स क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला डेटा देखो, अब देखो यार ये अप्रैल 2024 का डेटा है जो कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने दिया है, और ये बात कर रहे हैं कि भाई बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि अभी भी बेरोजगारी है भारत में काफी ज्यादा। तो कहने का मेरा पॉइंट इतना ही था कि आप ना नंबर्स के माध्यम से अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट पहला हो गया। दूसरा है बेरोजगारी, सॉरी बेरोजगारी नहीं, पॉवर्टी, गरीबी के बारे में। क्या हम देश में गरीबों को कम कर पाए, या गरीबी की संख्या जो गरीबी है उसको हम कम कर पाए या नहीं कर पाए? दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड आज के टाइम के ऊपर जब मैं बात करता हूँ ना पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी सिर्फ पैसे की टर्म्स पे नहीं होती है आजकल। पॉवर्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पॉवर्टी पॉवर्टी आजकल क्या बन गया है, एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट बन गया है। यानी कि सिर्फ वो इंसान पुअर नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, वो इंसान भी पुअर है जिसके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, वो इंसान भी गरीब है जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। तो आजकल पॉवर्टी की डेफिनेशन बहुत ज्यादा हमें ब्रॉडेंड होती हुई देखने को मिल जाएगी। अब बात करें देखो गरीबों की, तो यहां पर भी हम नोटिस करेंगे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो बात करता है, वहां पर उसने इंडिया की तारीफ करी है कि हमने बहुत सारे लोगों को गरीबी रेखा से बाहर उठाया। लगभग 25 करोड़ भारतीयों को हमने पिछले 10 साल में गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद करी है। पर एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो आज के समय के ऊपर भी अगर हम बात करें तो गरीब बहुत ज्यादा अभी भी नंबर्स हाई हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल कई लोगों के पास अभी भी खाने के लिए उतना नहीं है। जैसे आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर लो तो बताता है क्लियरली कि स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया, यहाँ पर नंबर्स खराब है। तो दोनों एस्पेक्ट है यहाँ पर भी। उसी तरह से एसेंशियल सर्विसेज में बात कर लें, एसेंशियल सर्विस में यही सब आ जाएगा, आपका एजुकेशन हो गया, आपका हेल्थ हो गया, आपका स्किल्स हो गया, और भी चीजें हैं, आपका ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया। इनके पास भी, इनके लिए भी नंबर्स आपके पास होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, देखो एजुकेशन में हम काम अच्छा कर रहे हैं, पर अगर मैं बात करूं फीमेल के अंदर लिटरेसी रेट, जो पिछला सेंसस था हमारे पास उसमें ये नंबर 65% है। तो भाई यार जिसके पास अच्छी एजुकेशन नहीं, कहां से उसका हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर लेंगे। हेल्थ की बात करें तो देखो यार हेल्थ के अंदर तो मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, इसने ये पाया है कि हेल्थ कंपोनेंट अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर, तो वहां पर हम बहुत नीचे हैं, ऑलमोस्ट एट द लास्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज। तो ये भी एक कंसर्निंग मुद्दा हुआ। इंडिया में लगभग 50% महिलाओं को अनीमिया फेस करना पड़ता है। गांव में आजकल जाओ, बिहार में जाओ, आप कहीं और स्टेट्स में जाओ, वहां पर आपको अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं देखने को मिलते, आपको डॉक्टर्स नहीं देखने को मिलते। ऐसा बताया जाता है कि WHO ने बोला है कि 1000 लोगों के ऊपर हमारे पास एक डॉक्टर होना चाहिए। बिहार में ये नंबर बहुत बहुत ज्यादा कम है। हमारे पास इतनी ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है, इतनी ज्यादा कि केरला में नंबर बढ़िया है पर बिहार में बहुत कम है। रूरल हेल्थ केयर सिस्टम अभी भी हमारा उतना इफेक्टिव काम नहीं कर पा रहा जितना हम सोच रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके अलावा बात करें स्किल्स की, अब देखो इकोनॉमिक सर्वे ही परसों अभी जो आया 2-3 दिन पहले ही, आपको ये वीडियो हो सकता है बाद में मिले, बट पॉइंट ये जो अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है जो अभी कुछ ही दिन पहले आया, जो 22 जुलाई को आया, उसके अंदर भी यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि हर 2 यूथ में से एक युवा ऐसा है जो कि इंप्लॉयबिलिटी स्किल्स उसके पास है ही नहीं। कहने का अर्थ क्या है कि आप ग्रेजुएशन के अंदर एक बच्चे को बहुत कुछ पढ़ाते हो कि भाई तू सी, जो कंप्यूटर इंजीनियर होता है उसको सी पढ़ा दो, C++ पढ़ा दो, जावा पढ़ा दो, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दो। पर भाई जो मार्केट में रिक्वायरमेंट्स है, मार्केट में जो स्किल्स चाहिए, वो स्किल और इस बंदे के जो स्किल सेट हैं और जो मार्केट में इंडस्ट्री के लिए स्किल्स चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा एक बड़ा अंतर है। और ये मैं नहीं कह रहा ऐसी बात, इकोनॉमिक सर्वे ने बोली है।
कि 50% बच्चे हमारे यहाँ पे उनके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ही नहीं है। बड़ा कंसर्निंग मुद्दा है ये तो। ड्रिंकिंग वाटर की आप बात देख लो, ड्रिंकिंग वाटर की बात देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, नीति आयोग का डेटा है यहाँ पे, नीति आयोग का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स आता है। ये कह रहा है कि अगले 5 साल के अंदर नियरली हमारे पास जितनी भी बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, सब जगह के ऊपर जो वाटर स्ट्रेस की सिचुएशन है बहुत ही सीवियर होने वाली है। बात सर वहां भी दिक्कत है। सैनिटेशन भी आप देख लो, बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज तो हम बनाते जा रहे हैं, अर्बन स्लम्स का कॉन्सेप्ट साथ में आ रहा है। तो एक जगह मुंबई में बहुत लोग अमीर हैं, एक ऐसी जगह भी है जहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है। इतना जब अंतर होगा तो कैसे बात बनेगी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो मैंने ये जो भी आपको चीज बताई है ना, मैंने आपने नोटिस किया होगा, मैंने हर किसी चीज के साथ आपको डेटा जरूर दिया है। आपको भी अपने आंसर्स के अंदर ऐसा ही अप्रोच अडॉप्ट करनी है। इकोनॉमी में नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जरूरत पड़ती है नंबर्स की। ऐसा मत करना कि हवा में बातें हो रही हैं कि एजुकेशन नहीं है इंडिया में, हेल्थ नहीं है। हाँ पता है सबको कि ये चीजें बेहतर होनी है, पर जब आप बोलते हो ना कि नीति आयोग ये बात बोल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे ये बात बोल रहा है, आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये बात बोल रहा है, आपका एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट जो स्किल इंडिया रिपोर्ट है वो ये बात बोल रही है, कहीं ना कहीं आपकी बात में वजन आता है। तो हवा में कोई बात नहीं होगी इकोनॉमी के अंदर, वरना नंबर भी फिर हवा में ही आएंगे। ठीक है, तो बहुत ही जेन्युइन रिपोर्ट्स को हम यहाँ पे कोट करेंगे, तब जाके अपने पॉइंट को रेस करेंगे। तो ये एस्पेक्ट की चिंता मत करो। आगे स्लाइड्स के अंदर मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो है ना मेरा टेलीग्राम चैनल है ऋषभ शर्मा सर PW, यहां पर आप चले जाना, मैं यहाँ पे इसकी PDF अपलोड कर दूंगा। राइट, वहां पर से इसका सारा डेटा आपको देख लेना, अभी मैं दिखा भी दूंगा। राइट, यहाँ पे सारा डेटा मैं आपको दिखा भी दूंगा, बट पॉइंट मेरा ये था समझाने का कि क्या क्या आप चीजें देख सकते हो। ऑन द अदर हैंड आप इसके पॉजिटिव्स भी देख सकते हो। यार इंडिया ने काम भी किया है, ऐसे बात नहीं है, हमारे पास बहुत सारे मिशन हैं। स्किल इंडिया मिशन हमने स्टार्ट किया, आयुष्मान भारत हमारे पास है हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी को हम यहाँ पे अलग अलग माध्यम से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम काम कर रहे हैं, सैनिटेशन के लिए हमारे यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो दोनों साइड आपके पास हैं दिखाने के लिए कि हाँ कुछ इश्यूज भी हैं पर हम काम भी कर रहे हैं इन अ सिमिलर मैनर। एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ठीक है ना, कई बार हम देखते हैं कि यार ऐसा इश्यूज आते हैं कि हम इकोनॉमी को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं कि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे दिल्ली की बात कर लो। तो क्या इन्वायरमेंट कंजर्व हो रहा है, नहीं हो रहा, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है इंक्लूसिव ग्रोथ का। आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर लें, फाइनेंशियल इंक्लूजन का अर्थ मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है। सिर्फ उसका मतलब ये नहीं है कि किन लोगों के पास बैंक खाते हैं, बैंक खाता सिर्फ एक पार्ट है आपके इंक्लूसिव ग्रोथ का। इसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट रहते हैं कि क्या उनके पास प्रॉपर प्रोडक्ट्स हैं जो कि उनकी डिमांड को मीट करें, क्या प्रॉपर यहाँ पर उनके पास पेंशन हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, ये सब चीजें अवेलेबल भी साथ साथ होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगे। हमने काम किया, इतने सारे हमारे पास स्टेप्स हैं, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है, बहुत सारे स्टेप्स नहीं, RBI तो बहुत सारे की चीजें करता है इस चीज के लिए। बट ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे पास कुछ इसके नेगेटिव साइड्स भी अवेलेबल हैं कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां तक ये फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाई, फाइनेंशियल लिटरेसी अभी भी कमजोर है। इसी तरह से मैं बात करूं इकोनॉमिक ग्रोथ की, यहां पर हम मान सकते हैं कि इंडिया ने बहुत बढ़िया काम किया है। जैसा मैं आपको कह रहा था, पिछले 5 साल के अंदर लगभग ऑन एन एवरेज 7% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। या पिछले 10 साल के अंदर भी सिमिलर नंबर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में तो हम बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज अमंगस्ट द जो बड़ी इकोनॉमीज है उनके अंदर बात करूं। इसके अलावा और एक फैक्टर बन जाता है आपके इंक्लूसिव ग्रोथ का, दैट इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब देखो यार, हम लोगों ने अलग से भी एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर के बारे में, वहां पर भी मैंने आप लोगों के साथ इश्यूज डिस्कस किए थे इस चीज के। जैसे अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, तो एज पर इकोनॉमिक सर्वे अभी 4.1% इकोनॉमिक ग्रोथ रही है एग्रीकल्चर की पिछले 10 साल के अंदर। राइट, तो ये नंबर ठीक है, बहुत बढ़िया भी नहीं कहेंगे, खराब भी नहीं कहेंगे, बट ठीक है। पर आप जानते हो कि भारत के अंदर अभी भी जो ज्यादातर किसान है, एज पर एग्रीकल्चर सेंसस नियरली 86% जो किसान है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। एवरेज लैंड होल्डिंग साइज हमारे यहाँ पे आज भी 1.08 हेक्टेयर है, और ऊपर से लगभग हर साल 9 से 10 हजार जो हमारे किसान हैं उनको सुसाइड करना पड़ता है। तो क्या ये दिखा रहा है कि एग्रीकल्चर की हालत बढ़िया है? नहीं दिखा रहा। इश्यूज हैं एग्रीकल्चर के अंदर भी, सेम हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर है। इंडस्ट्रीज भी उस लेवल पे कभी डेवलप नहीं हो पाई जिस लेवल तक हम चाहते थे उनको डेवलप करना। राइट, इसीलिए भारत का युवा बहुत ज्यादा लेवल पे बेरोजगार भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी कुछ एक कंसर्न है जो हमें ठीक करने पड़ेंगे। बाकी गुड गवर्नेंस हो गया, करप्शन हो गया, इनको मैनेज करना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखो सारे पॉइंटर्स तो मे भी शायद आप ना लिख पाओ, पर इनमें से 5 पॉइंटर्स आप डेफिनेटली पिक कर सकते हो। उन 5 पॉइंटर्स को आप एक्सप्लेन कीजिए,
कैसे? इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये है कुछ भारत के इश्यूज, जैसे मैं आपको बता रहा था ना पॉवर्टी, तो वहां पर आप बता दीजिएगा कि लेटेस्ट जो डेटा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, वो बताता है कि भारत में 11 से 12% अभी भी मल्टी डायमेंशनल पुअर है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। तो यानी कि इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। बेरोजगारी दर की बात करें तो 3.2% है एज पर इकोनॉमिक सर्वे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो अभी भी हम यहाँ पे जीडीपी पे बहुत ही कम स्पेंड कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बैकवर्डनेस है। क्यों? क्योंकि 45% लोग यहाँ पे रोजगार मतलब आर एम्प्लॉयड इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, पर जीडीपी कंट्रीब्यूशन लगभग 17% के आसपास है। उसके अलावा मैं बात करूं सदन सॉरी रीजनल डिस्पैरिटी की, तो जैसे अगर मैं बात करता हूं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, एचडीआई के अंदर हमारे जो कुछ एक स्टेट्स हैं बहुत बढ़िया कर रही हैं, पर नदन स्टेट्स में थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ना हम लोगों का एसडीजी इंडिया इंडेक्स भी आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, ये नीति आयोग लाता है। यहाँ पर केरला हो गया वो टॉप पे था, एक आधी नॉर्दर्न स्टेट भी टॉप पे थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद उत्तराखंड भी थी। बट अगर मैं बात करूं झारखंड की, बिहार की, ये सबसे नीचे नंबर्स पे देखने को मिले। तो रीजनल डिस्पैरिटी वहां पर भी हमें देखने को मिलती है। ऑल दीज थिंग्स आर शोइंग कि थोड़े से अभी इश्यूज हैं। इन्वायरमेंट की बात कर लो, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो आता है नीति आयोग का, जेंडर डिस्पैरिटी की बात कर लो तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूएनडीपी रिलीज करता है, उसने भी ये बात बोली है। एक और बड़ा मुद्दा क्या था? इनइक्वालिटी का, स्पेशली अगर मैं बात करूं इनकम इनइक्वालिटी, राइट? इनकम इनइक्वालिटी की बात करूं दैट बिकम्स अ वेरी बिग चैलेंज, राइट? अगर मैं ये कह दूं कि भाई अमीर जो है वो बहुत ज्यादा अमीर हो रहा है और जो गरीब है वो बहुत गरीब हो रहा है, उनके बीच का जो अंतर है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो मैं नहीं कह रहा, ऐसा ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है। तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं ये प्रूव करने में मदद करती हैं कि इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। पर मैंने बताया हर चीज आपको ऐसे नहीं लिखनी कि हाँ सारा कुछ नेगेटिव 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 ही लिखते गए, नहीं, आपको कुछ एक पॉइंटर्स पॉजिटिव में भी बताने पड़ेंगे। और एक्चुअली में इंडिया ने काम किया भी है यार, ऐसी बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं एमडीपीआई की, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, तो हमने लगभग 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। कब से? 2013-14 से लेकर 2022-23 तक। बहुत बढ़िया काम है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना कोई आसान चीज नहीं है। तो इंडिया हैज वर्कड ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। उसके अलावा हमारी स्कीम्स हैं, जैसे एमजी नरेगा हो गया, हम रोजगार देने की बात करते हैं ना, एमजी नरेगा के माध्यम से 100 दिन का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है अनस्किल्ड वर्क के लिए रूरल एरियाज के अंदर, है कि नहीं? तो ये क्या कर रहा है? ये रोजगार को बढ़ाने की कोशिश, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारा एक फैक्टर था इंक्लूसिव ग्रोथ का। उसी तरह से घर देने की बात है, आवास योजना के अंतर्गत उज्ज्वला योजना हो गया, उसके अलावा आयुष्मान भारत आपका हेल्थ के लिए हो गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हो गया। ये सब चीजें भी आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ की ही बात करती हैं। बाकी देखो जो नीति आयोग है उसके भी आते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नीति आयोग स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट? ये भी यहाँ पे बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की ही। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जिसके माध्यम से ना आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरह से हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ कुछ एक एरियाज में हो भी रही है, प्लस एट द सेम टाइम कुछ एक ऐसे एरियाज भी हैं जहां पर हमें काम करना भी बचा हुआ है। और इसका जो सोल्यूशन होगा या इसका आपका वे फॉरवर्ड होगा, वो आप फ्यूचरिस्टिक ही बताओगे कि कैसे अगर हमने कुछ स्कीम्स को बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट किया तो वी कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले समय के अंदर इंडिया में और भी चीजें बेहतर होंगी। तो पॉइंट मेरा कहने का ये था कि जैसे ये सब सवाल आते हैं कि क्या इंडिया में ऐसा कोई ग्रोथ प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको डायरेक्टली यस या नो नहीं लिखना, आपको दोनों एस्पेक्ट यहाँ पे समझाने पड़ेंगे, तभी यहाँ पे एग्जामिनर आपके आंसर को कंप्लीट मानेगा, राइट? अब देखो कुछ एक एस्पेक्ट मैंने बता भी दिए, आप इसके अंदर वैल्यूडेशन करने के लिए क्या कर सकते हो, कुछ ऐसे आपके डायग्राम्स हो सकते हैं, इस तरह के भी हो सकते हैं, प्लस एट द सेम टाइम जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं ये आपका होना चाहिए। अगर डेटा होगा तो आपको ये मदद करेगा। और ध्यान रखना ये जो डेटा आप याद कर रहे हो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, किसी और क्वेश्चन में भी ये हंगर एजुकेशन ये सब डेटा यूज हो जाएगा। तो थोड़ा डेटा होगा ना तो आपको उसको सही जगह के ऊपर सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी वैल्यू एडिशन के लिए जो मैंने आपको डेफिनेशन दी स्टार्टिंग के अंदर, ओईसीडी की हो गया या 12th 5 ईयर प्लान, ये आपके वैल्यू एडिशन का काम कर सकते हैं। बाकी आप डेफिनेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आप यूज कर सकते हो। तो अगर ये सब चीजें आप अपने आंसर के अंदर मेंशन करेंगे तो आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो। एक आखिरी छोटी सी चीज मैं और बताऊं, एक ना यहां पर एक चीज होती है पॉवर्टी ट्रैप, ये भी लिंक्ड है टॉपिक है इसके साथ ही, तो थोड़ा सा इसको भी आप यहां पे समझ ही लो मेरे साथ में। एक्चुअली ऐसा ना, ये जो फिगर है ये कहीं भी बना सकते हो आप सोल्यूशन एक तरह से बताते समय। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आप नोटिस करो यहाँ पे, मान लो
ग्रोथ हमारी कम है, मान लो जीडीपी हमारी कम रफ्तार से बढ़ रही है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। इस लो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से क्या होगा, लोगों की इनकम कम होगी। इनकम कम होगी तो भाई लोग कम सेव करेंगे, कम इन्वेस्टमेंट होगा, और अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ हमेशा कम ही रहेगी। तो ये एक तरह की ना एक बहुत ही विशियस साइकिल हो गया आपका, पॉवर्टी का कह सकते हो, या ग्रोथ का एक विशियस साइकिल आप कह सकते हो, कि उसी में आप फंसे हुए हो। क्योंकि कमाई नहीं हो रही, कमाई नहीं हो रही तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो ग्रोथ नहीं हो रही, और ग्रोथ नहीं हो रही तो फिर से कमाई नहीं हो रही। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पर ना हमें इससे बाहर आना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉवर्टी ट्रैप बन सकता है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, मान लो कमाई कम है, अब कमाई कम होगी तो कहीं ना कहीं एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके ऊपर कम आपकी स्पेंडिंग होगी, तो वो चीज खराब होगी। अगर किसी इंसान के यहाँ अच्छे एजुकेशन या हेल्थ ही नहीं है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल बहुत ही पुअर है। क्योंकि आप नोटिस करो, भारत की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? भारत की सबसे बड़ी शक्ति हम और आप हैं, हमारा ह्यूमन कैपिटल है। हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारे यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, वो है हमारा ह्यूमन कैपिटल। उनके पास अच्छे एजुकेशन है, अच्छे स्किल्स है, तभी तो हम इतना अच्छा कर रहे हैं। पर अगर हमारे देश की इनकम ही कम होगी, हमारे लोगों की इनकम कम होगी, तो भाई एजुकेशन हेल्थ पे स्पेंडिंग ही नहीं हो पाएगी। एजुकेशन हेल्थ पे स्पेंडिंग नहीं होगी तो हमारा ह्यूमन कैपिटल खराब होगा। ह्यूमन कैपिटल खराब होगा तो भाई कुछ प्रोडक्टिविटी आएगी नहीं, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी तो इनकम फिर से कम। तो इससे क्या होता है, लो डेवलपमेंट रहती है देश के अंदर। समझ गए इस बात को? ये भी ना आप एक छोटा सा डायग्राम एक्सप्लेन कर दोगे तो सामने वाले को समझ जाएगा कि आपको ना क्वेश्चन की एक्चुअल समझ है। यू नो कि मतलब मुद्दा कहां पे है, यू नो कि दिक्कत कहां पर है, एंड इसको आपको बस ये लाइन को काटना होगा, एंड अकॉर्डिंगली आपका सोल्यूशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक ग्रोथ है तो कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, फिर यहां से इनकम आपकी बढ़ सकती है, एंड सेम चीज बाकी जगह के ऊपर भी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह के आप अच्छे से डायग्राम भी आप रिप्रेजेंट करके अपने आंसर्स को और बढ़िया बना सकते हो। हाँ जी। उसी तरह से देखो, इसके साथ एक लिंक्ड मुद्दा और है, वो है आपका जॉबलेस ग्रोथ का। अब जॉबलेस ग्रोथ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी सारे लोग देखो करंट सरकार को भी कई बार क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ग्रोथ तो हो रही है पर रोजगार नहीं मिल रहा। ये वाली बात ना काफी बार न्यूज़पेपर में आती भी है। थोड़ा सा एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो जब मैं बात करूँ ना जॉबलेस ग्रोथ की, जॉबलेस ग्रोथ का अंतर यही होता है कि आपका ना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, पर आपका एम्प्लॉयमेंट के अंदर, मतलब ये साइमल्टेनियस नहीं आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है कि आप, अच्छा हाँ, नॉट इनकम्प्लीट, यस यस, ये नॉट वर्ड मैंने पढ़ा नहीं था, हाँ, कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, पर कॉरस्पॉन्डिंगली जो आपके रफ्तार होनी चाहिए थी रोजगार के अंदर साथ में, वो रफ्तार नहीं आ रही। ठीक है, ग्रोथ तो हो रही है पर ग्रोथ के साथ साथ जो जॉब आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। दैट इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले कुछ सालों के अंदर हमारा जीडीपी 7% से ग्रो करा है, पर अगर मैं बात करूं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की, जो काफी अच्छा डेटा हमें देता है, उसके हिसाब से बेरोजगारी दर 8.1% निकल के आई है। इकोनॉमिक सर्वे ने अलग डेटा दिया है, यहां पर एक अलग डेटा है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि हाँ, जॉब्स तो नहीं है प्लस ग्रोथ हो रही है, तो इसी चीज को हम बोल सकते हैं जॉबलेस ग्रोथ। तो ऐसे क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन आप ऐसे ही करोगे, जॉबलेस ग्रोथ को इंट्रोड्यूस करते हुए, उसको प्रूव करते हुए कि हाँ, जॉबलेस ग्रोथ का मतलब कैसे आप डेटा के साथ उसको प्रूव कर दिया। ठीक है, एक बार ये चीज पता लग गई, फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए जहां पर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा और डेटा। आप देख सकते हो जैसे 90% जो जॉब्स करेंटली है वो लगभग आपकी इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है। तो यानी कि अगर जॉब्स क्रिएट भी हो रही हैं तो अच्छी क्वालिटी जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही, ज्यादातर जॉब्स इनफॉर्मल सेक्टर में है, तो वो भी एक बड़ा इशू बनता है। उसके साथ ही अगर मैं बात करूं, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो कि या तो काम ढूंढ रही हैं या फिर काम कर रही हैं, इसको हम बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अभी अगर हम बात करें ना तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा महिलाओं का ये इंप्रूव हुआ है, नो डाउट अबाउट इट, अभी 37% के आसपास है। पहले ये 20-22% हुआ करता था, तो उससे तो हमने काफी बढ़िया कर लिया है, पर अभी भी ये नंबर कम है। सोचो, ऐसा समझो कि 100 महिलाओं में से सिर्फ 37 महिलाएं ही ऐसी हैं जो या तो काम ढूंढ रही हैं या काम कर रही हैं, बाकी 63 जो हैं वो ना ही काम करना चाहती हैं ना ही काम ढूंढ रही हैं। अब इसमें कारण पैट्रियार्की भी है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर ये नंबर अपने आप में कम है तो महिलाओं को भी आगे बढ़ने के मौके नहीं दिए जाते, तो ये भी जॉबलेस ग्रोथ हुआ। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, चलो ये तो मैंने बता ही दिया कि सेंसस 2011 का जो डेटा है वो बताता है कि जीडीपी हमारी 7.7% से, इकोनॉमी हमारी इतने परसेंट से ग्रो करी, पर रोजगार सिर्फ इतने कम ग्रो करे। दिस इज ऑल्सो जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है सर, आइडिया तो लग गया कि जॉबलेस ग्रोथ का अंतर मीनिंग क्या होता है। अब क्या कारण क्या है, मतलब क्यों है देश में जॉबलेस ग्रोथ, व्हाट इज द रीजन? देखो रीजंस बहुत सारे हैं, इनमें से मैंने ये 6-7 एटलीस्ट रीजंस होंगे आपके सामने, इनमें से कुछ एक रीजंस आप याद रखना ताकि आपको आंसर करने में आसानी हो। पहली चीज तो आप ये नोटिस करो कि हमारा देखो जो फोकस ज्यादा है ना वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा है,
और आप जानते हो यार, अगर लोगों को रोजगार देना है तो हमारा फोकस लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा होना चाहिए। पर क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के अंदर उतना पोटेंशियल नहीं होता, उनके अंदर हाई एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटी नहीं होती, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री से ग्रोथ तो हो जाती है पर जॉब्स नहीं आती। उसके अलावा अगर मैं बात करूं भारत की, अगर हम बात करें ना, तो भाई यहाँ पर ना जो ग्रोथ है वो क्यों आई है, वो टर्शरी सेक्टर की वजह से आई है। हमारा जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जो हमारा टर्शरी सेक्टर है, उसने काफी तेजी से ग्रो किया है। और मैंने अभी आपको डेटा भी बताया कि एग्रीकल्चर में 45% लोग काम तो कर रहे हैं, पर जीडीपी कॉन्ट्रिब्यूशन लगभग 17% ही है। पर आप मुझे बताओ कि क्या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, जो टर्शरी सेक्टर, आपका ट्रेड, आपका बैंकिंग, ये आपके कम्युनिकेशन हो गया, क्या यहाँ पर उतने सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इसी चीज को बोलते हैं लेस इंप्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। तो ये भी एक कंसर्न है कि ग्रोथ तो हो गई आपके टर्शरी सेक्टर की वजह से, नई नई जॉब्स क्रिएट तो हो गई, पर नई नई तरह की जॉब्स आई, पर बहुत मैसिव लेवल के ऊपर जॉब्स नहीं आ पाई। मैसिव लेवल ऑफ जॉब्स कहां पे आती हैं? आपकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही, और मैन्युफैक्चरिंग हमारा थोड़ा सा कमजोर रहा है। इसके साथ ही एक मुद्दा है, मतलब ये लास्ट वाला टॉपिक भी इसमें पढ़ लो, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि बैकबोन माना जाता है किसी भी इकोनॉमी का, वो लार्जली क्या रहा है? ये मिसिंग मिडल रहा है। ये दरअसल में ना, ये मेरा टर्म नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्वे ने ही टर्म यूज किया है, मिसिंग मिडल। तो आप इसको भी यहाँ पे बताओगे कि मिसिंग मिडल का होना भी एक बड़ा कंसर्न रहता है, कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी ग्रो ही नहीं कर पाया, बड़ी बड़ी कंपनीज हम यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। कुछ एक कंपनीज हैं पर बहुत ज्यादा नहीं। एक मुद्दा यहाँ पर और भी है, ये एक्चुअली सारे मुद्दे लिंक्ड है वैसे तो। एक मुद्दा यहाँ पे हमारा यूनिक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। अब आप पूछेंगे सर इसका मीनिंग क्या हुआ आपके यूनिक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, हमारे पास जैसे आपको तीनों सेक्टर्स देखने को मिलते हैं। आपका एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, आपका सर्विस हो गया, है ना। एग्रीकल्चर जनरली उन देशों में ज्यादा पाया जाता है जो कि अंडर डेवलप्ड होते हैं। सर इंडस्ट्री सेक्टर जनरली उन देशों में अच्छा होता है जो डेवलपिंग होते हैं। और जो डेवलप्ड देशों में ज्यादातर सर्विस सेक्टर डोमिनेट करता है। यह मैं बात कर रहा हूँ जीडीपी के टर्म्स के अंदर। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। जैसे यूएस की बात करें तो सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्रीकल्चर अभी अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा डोमिनेटेड है, वहां पर वो इतने, बाकी दोनों सेक्टर डेवलप कम है। तो ये एक चीज हुआ। और एग्रीकल्चर में उतने ज्यादा स्किल्स नहीं चाहिए। इंडस्ट्री में सेमी स्किल्ड लेबर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सर्विसेज के अंदर हाईली स्किल्ड लोगों की ज्यादा जरूरत होती है। ये एक नॉर्मल ट्रेंड माना जाता है, ऐसा नहीं कि इसकी एक्सेप्शंस नहीं है, एक्सेप्शंस है, पर नॉर्मली ट्रेंड ये होता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर लो स्किल्ड लोग होते हैं तो एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है, डेवलपिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डोमिनेट करता है, एंड हमारा जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर आपका स्किल्ड लेबर ज्यादा डोमिनेट करता है, एंड वहां पर सर्विसेज ज्यादा होती हैं। सर्विस सेक्टर इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया बड़ा ही अजीब सा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि देखो यार, इंडिया में ना सर्विस सेक्टर से खूब पैसा आता है, मतलब जीडीपी के अंदर सर्विस का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। सही बात है, पर इंडिया तो डेवलप्ड कंट्री नहीं ना है, हम तो डेवलपिंग है। बिल्कुल ठीक बात है। पर अगर मैं बात करूं ज्यादातर लोग कहाँ काम कर रहे हैं, तो भाई हम ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। तो आर यू गेटिंग द पॉइंट? कितना इंडिया में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो चुकी है। इंडिया में सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स है। नॉर्मली क्या होता है, ये हमारा एग्रीकल्चर रहा, ये रहा हमारा इंडस्ट्री, और ये रहा हमारा सर्विस। पहले कंट्रीज यहां पे होती है, फिर यहां से यहां जाती है, फिर यहां से यहां जाती हैं। ठीक है। इंडिया ने पता क्या किया? इंडिया ने डायरेक्टली जंप कर दिया, हम डायरेक्टली यहां से यहां पे आ गए। डायरेक्टली, ये बीच वाली स्टेज हमारे यहाँ पे कभी आई ही नहीं। ठीक है। यहाँ पर अनस्किल्ड लोग चाहिए थे, मतलब कम स्किल्ड वाले, यहाँ पे सेमी स्किल्ड चाहिए थे, यहाँ पे स्किल्ड लोग चाहिए थे। अब इंडिया में देखो यार, जीडीपी कंट्रीब्यूशन पहले जब यहां से ज्यादा था, अब तो हम डायरेक्टली यहां पर आ गए, पर भाई लोग अभी भी इधर ही फंसे हुए हैं। सर्विस सेक्टर में लोग कम है पर जीडीपी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, यहां पर लोग ज्यादा, जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम है। तो इसी चीज को बोलते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे 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 होता है। इंडिया का डायरेक्टली ऐसे हो गया, और ऐसे भी कैसे हुआ, जीडीपी के अंदर हो गया, लोगों के अंदर हुआ ही नहीं। ये बड़ा ही अपने आप में कंसर्निंग मुद्दा है। एंड इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि भाई नोटिस करो कि हमारे यहाँ पे ऑक्यूपेशनल ट्रांसफॉर्मेशन तो हो नहीं पाया। एग्रीकल्चर के अंदर छुपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है, जिसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, है ना। और उससे क्या हुआ है, उससे कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी भी हो गई है काफी ज्यादा। एग्रीकल्चर में लोग काम तो कर रहे हैं पर ज्यादा कमाई नहीं है। ऑन द अदर हैंड सर्विस में कम लोग काम कर रहे हैं, कमाई खूब है उनकी। तो फर्क तो आएगा ही आएगा। तो ये भी एक कारण बना है हमारे जॉबलेस ग्रोथ का, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो देखो जो एमएसएमईज होती हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, को भी अलग टॉपिक से हम डिस्कस कर लेंगे। एमएसएमईज की बात करें ना, तो यहां पर ना इनके रिगार्डिंग कुछ एक इश्यूज है। मुझे एक चीज बताओ, जैसे आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे। अगर मान लो जैसे आप छोटे होते हो, आप छोटे हो,
तो छोटे होते हो ना तो आपको ना थोड़ी फैमिली ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, आपको सँभाल के रखती है, आपको कुछ भी दिक्कत ना आए वो सारा इंश्योर करती है फैमिली। लाड-प्यार खूब किया जाता है आपको। पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, अगर ये लाड-प्यार कई सालों तक होता रहा तो दिक्कत हो जाएगी ना। कल को आप कभी बड़ा ही नहीं होना चाहोगे। आप सोचोगे यार मैं बड़ा हो जाऊँगा ना, तो घर वाले लाड-प्यार करना बंद ना कर दें। समझ पा रहे हो? यही चीज़ हमारी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ के साथ होती है। जब कंपनियाँ छोटी होती हैं ना, जब एंटरप्राइज़ छोटी होती हैं, सरकार बहुत सारे सुख सहूलियत देती है उनको, बहुत सारे इंसेंटिव्स देती हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स देती हैं और वो बेनिफिट्स चले जाते हैं जब वो एंटरप्राइज़ेज़ बड़ी हो जाती हैं। तो मुझे बताओ उन एंटरप्राइज़ेज़ के दिमाग में क्या आएगा? उनके दिमाग में आएगा यार अगर हम बड़े होंगे ना, तो ये सारे इंसेंटिव्स खत्म हो जाएँगे, ये सारे जो टैक्स वाली चीज़ें थी वो खत्म हो जाएँगी एंड प्लस एट द सेम टाइम जो कंप्लायंस है वो अपने आप में इनक्रीज़ हो जाएगा। तो ऐसे केस में ना बहुत सारी एमएसएमईज़ जानबूझकर बड़ा नहीं होना चाहती, जिसको इकोनॉमिक सर्वे वर्ड यूज़ करता है ड्वार्फिज़्म, वो छोटा रहना ही पसंद करती हैं। तो छोटा रहना भी पसंद करेंगी, मुझे बताओ कंपनी छोटी ही है, एंटरप्राइज़ छोटी ही है, तो क्या दिक्कत आएगी? इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की दिक्कत आती है। अगर आपको ये शर्ट बनानी होती है ना, अगर इसकी करोड़ शर्ट्स बनानी ना ऐसी, तो शायद इसके दाम, एक शर्ट का दाम बहुत कम होगा। पर अगर कंपनी छोटी है, वो सिर्फ़ 100 ही शर्टें बना रही है, तो एक शर्ट का दाम ज़्यादा होगा। लोग भी कम काम करेंगे ऐसी कंपनीज़ के अंदर। तो यहाँ पर ना लेस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होता है छोटी कंपनीज़ के अंदर एंड लो एम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये एक मुद्दा बनता है देश में जॉबलेस ग्रोथ का। बाकी जैसे मैंने आपको कहा था, जैसे इंडिया स्किल्स रिपोर्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी वही बात करी गई है कि देश में केवल 45% इंजीनियर्स ही हैं जो कि एम्प्लॉयबल हैं। ये बहुत बड़ा कंसर्न हो गया। यानी कि लोगों के पास स्किल्स तो हैं, पर जो इंडस्ट्री को स्किल्स चाहिए, उसके साथ और इन दोनों के स्किल्स में एक मिसमैच है। पढ़ाया कुछ और जा रहा है, एकेडमिक्स में अलग चीज़ चल रही है, इंडस्ट्री में अलग चीज़ चल रही है, इनके बीच में जो कोलैबोरेशन होना चाहिए, वो कोलैबोरेशन मिसिंग है। तो ये कुछ कारण बनते हैं जिसकी वजह से देश में जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिलती है। तो बस सर प्रॉब्लम बताने से काम थोड़ी बनेगा, सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा कि कैसे इसको टैकल किया जा सकता है। और देखो यार, मेरे कहने से क्या होता है या आपके कहने से क्या होता है, पर इकोनॉमिक सर्वे से कहने से होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी इसका सॉल्यूशन बताया है। क्या बताया है? उसने बोला है कि भाई हमें ना लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। और इन्होंने एग्ज़ाम्पल्स भी दिए हैं कौन सी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ आएँगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सटाइल, आप बांग्लादेश का एग्ज़ाम्पल देखते हो, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है टेक्सटाइल्स की वजह से। ये एक अपने आप में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, ग्रोथ भी होगी और रोज़गार भी अच्छे खासे मिलेंगे। आपकी लेदर इंडस्ट्री हो गया, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स हो गया, आपकी टॉय इंडस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। टॉय इंडस्ट्री के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार डिस्कशन किया है इसके ऊपर, अपने जो मन की बात होता है उनके द्वारा, उसके अंदर भी और अदरवाइज़ भी। हमारे यहाँ पे कर्नाटका के अंदर चन्नापटना जैसे है, ठीक है? और भी कई इस तरह से देश भर में गाँव हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छे-अच्छे टॉयज़ बनाए जाते हैं। तो वो इंडस्ट्री भी अच्छे खासे लोगों को रोज़गार दे सकती है। इसके अलावा देखो यार, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, आप जब भी कोई सड़क बनाते हो, जब भी कोई ब्रिज बनता है, जब भी कोई और चीज़ बनती है ना, उसके बेनिफिट्स बहुत सारे और सेक्टर्स को जाते हैं। क्योंकि आप नोटिस करो यार, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की वजह से जब आप एक सड़क बना रहे हो ना, तो सड़क से ना बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ को मदद हो रही है। इसमें आपकी सीमेंट, आपका स्टील, आपका जो सरिया वगैरह पड़ेगा, सब सब इंडस्ट्रीज़ को मदद मिलेगी। और ऊपर से अगर एक अच्छी सड़क बनती है, वहाँ कल को टूरिज़्म आएगा तो रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, होटल्स खुलेंगे, तो इकोनॉमी अपने आप में और बहुत बढ़िया हो जाएगी। बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे फोकस करना पड़ेगा। सरकार का जो ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो कैपेक्स पे होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट आया अभी कुछ दिन पहले ही, तो जितना मतलब आई थिंक 1,11,111 करोड़ जो पैसा था वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना? तो कैपेक्स के ऊपर होगा, सॉरी आई थिंक मैं नंबर गलत बोल गया, 11 लाख था, ठीक है ना? तो वो नंबर एक बार चेक कर लेना, वो 11,11,000 करोड़ ऐसे कुछ पैसा दिया गया है कैपेक्स के ऊपर। तो कोशिश यही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे, तो उसके बेनिफिट्स भी लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिलेंगे ज़्यादा। बाकी देखो, नीति आयोग कहता है गिग इकोनॉमी के बारे में भी, गिग इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है, तो बहुत सारे रोज़गार आपके इन सेक्टर्स में भी हो सकते हैं। आपके एमएसएमईज़ को पुश देना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम भारत में आज के समय तीसरे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टार्टअप्स देखने को मिल जाएँगे आफ्टर यूएसए एंड चाइना। ऐसा यहाँ पे मतलब डेटा जो बताता है कि थर्ड लार्जेस्ट हम दुनिया भर में हैं। तो जो नए-नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, इनको भी अगर हम बेनिफिट्स दें, तो जो स्टार्टअप की रफ्तार है, वो ऐसे ही आगे भी बनी रहेगी एंड यहाँ से भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे रोज़गार हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। डेफ़िनेटली ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ के बारे में पता होने चाहिए थे। तो ये जो सारे पॉइंटर्स हैं ना, चाहे ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ लिंक्ड ही हैं। हो सकता है क्वेश्चन कोई डायरेक्ट ना आए यहाँ से, बट अगर मान लो कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, ये वो वाले पॉइंटर्स हैं
जो आप एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक जगह के पॉइंटर्स आप दूसरी जगह डाल सकते हो। इससे आपको वैल्यू एडिशन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एंड ध्यान रखने वाली बात ये है कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप कभी भी हवा में बातें नहीं करोगे। आपको प्रॉपर डेटा के साथ आप बात करोगे। साथ में आपकी उसकी जो भी एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन उसको रिलीज़ करती है, उनका मेंशन करोगे, तभी आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है? तो ये टॉपिक आई होप आप सबको समझ आया होगा अच्छे से।